हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में सभी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 21 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिकी फुल पत्ती वाली क्लास, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा कराया जाता है। उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं विथ लर्न टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ। यदि आपसे पूछा जाए आसियान का संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इंडोनेशिया। देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, इसीलिए इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। देखिए, AS से हो गया आसियान, EX से हो गया एक्सरसाइज। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ये किसकी एक्सरसाइज है, तो आसियान की एक्सरसाइज है। कहाँ पर आयोजन हुआ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के दक्षिण नाटु सागर में इसका आयोजन किया गया। इसमें 11 देशों ने भाग लिया। आपको पता होना चाहिए कि आसियान में 11 देशों का सदस्य है, 11 देशों का समूह है। हाल ही में जो है कि तिमोर लेस्टे जो है कि 11वां सदस्य के रूप में आसियान में शामिल हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो आसियान का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब यदि आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाए कि 43वां एशियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशियन समिट और 20वां भारत आसियान समिट कहाँ पर हुआ, तो इसका भी आयोजन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। इसे भी याद रखिए। तो महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ लेगा कि 43 एशियन शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशियन समिट और 20वां भारत आसियान समिट कहाँ पर हुआ। इन तीनों का आयोजन जो है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है, इसे भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाए आसियान का संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया में। इसे आप नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, हम लर्न टॉप प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ऑपरेशन सजग आपसे पूछा जाए। अभी हाल ही में आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि ऑपरेशन सजग किसने स्टार्ट किया है, तो भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया। ऑपरेशन सजग जो पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया था। वरुण शक्ति गरुड़ फ्रिंजेक्स जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, इसे याद रखिए। वरुण, यदि आपसे पूछा जाए वरुण शक्ति गरुड़ फ्रिंजेक्स किन देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है साइक्लोन अभ्यास, भारत और मिस्र के बीच। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है, इसे भी आप नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने। तो देखिए, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब यात्री सुल्तान अल नयादी बने हैं, जो कहाँ के हैं, UAE के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो लंबे समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले व्यक्ति हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 186 दिन रहकर आए हैं। भेजा गया था इन्हें किस रॉकेट से भेजा गया था, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था, जो इसरो का रॉकेट है, इसके द्वारा इन्हें भेजा गया था और 186 दिन ये अंतरिक्ष में रहकर आए हैं। तो आपसे पूछा जाए सुल्तान अल नयादी जो है UAE के अंतरिक्ष यात्री हैं और सर्वाधिक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब यात्री बन चुके हैं। अब ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं हम। चंद्रयान 3 जो है कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से, आपसे पूछा था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LBM 3 M4 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। LBM 3 M4 को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा जाए आदित्य L1 जो है कि मिशन किसके लिए था, सूर्य के लिए था, लॉन्च किससे हुआ था, तो PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, लैग्रेंज 1 जो पॉइंट है वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। आपसे पूछा जाए लैग्रेंज 1 जो पॉइंट है उस जहाँ पर पृथ्वी और अंतरिक्ष का जो गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है, उसे हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो लैग्रेंज 1 पॉइंट पर जो है कि
आदित्य L1 जो मिशन है PSLV C-57 द्वारा भेजा गया वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाता है आदित्य L1, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए DSSAR उपग्रह जो है कि कहाँ का उपग्रह है, तो ये सिंगापुर का उपग्रह है, किसके द्वारा भेजा गया था, तो PSLV C-56 के द्वारा इसे भेजा गया था। अगला हमारा है NVS-01 जो है नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का जो उपग्रह है वो GSLV F-12 के माध्यम से भेजा गया था, इसे भी याद रखिए। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि NVS-01 क्या है, तो सेकेंड पीढ़ी का उपग्रह है, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 हमारा है हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। देखिए हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन जो क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना में इसका आयोजन किया गया था। G77 की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1964 में हुआ है, इसे भी याद रखिए। तो आपसे पूछ लिया जाए G77 की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी और ये जो शिखर सम्मेलन क्यों हुआ है, इसे आपसे पूछ लिया जाए तो ये सम्मेलन क्यों हुआ है, तो ये ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल साउथ क्या है, तो ग्लोबल साउथ जो है कि विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अमेरिका जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उस महाद्वीप शामिल है, किसमें, ग्लोबल साउथ में। इनको जो है मजबूत करने के लिए G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है, कहाँ पर, हवाना में। किसको मजबूत करने के लिए, ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए हुआ है। यदि पूछा जाए G77 की स्थापना 1964 में हुई है, ठीक है, आप इतनी बातों को याद रखिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि G77 में क्या चीन शामिल है, तो चीन शामिल नहीं है, इसे भी याद रखिए। चीन शामिल नहीं है, ये शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ लेकिन ये सदस्य में G77 में ये शामिल नहीं है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, लंटा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजन हुआ था, तो जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। अब आपसे पूछ लिया जाए G7 में कितने सदस्य हैं, तो G7 में 7 सदस्य हैं। कौन कौन, तो देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। G फॉर गर्लफ्रेंड, GF का मतलब गर्लफ्रेंड, JUICE का मतलब जूस, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, इससे आप याद रख सकते हैं G7 का जो है शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य हैं। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, G से हो जाए जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, E से हो जाएगा इंग्लैंड। इतनी बातें याद रखिए। इसमें इतने सदस्य हैं, G7 में कितने सदस्य, 7 सदस्य हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि G8 में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो G7 के सदस्य में अगर रूस मिल जाता है तो G8 बन जाता है। तो G8 समूह में यदि रूस को हम मिला लेते हैं तो ये G8 बन जाता है, इसे याद रखिए। अब देखिए G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है, तो हाल ही में इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। अब ये G20 जो है का नवीनतम सदस्य अफ्रीकी संघ बन चुका है, इसलिए इसका नाम आपके क्या हो गया, तो G21 हो गया, इसे भी याद रखिए। अफ्रीकी संघ जो 55 देशों का संघ है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो अदिस अबाबा जो इथियोपिया की राजधानी है वहाँ पर है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना 1963 में हुई है, इसे भी याद रखिए। तो अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में हुई है, जब अफ्रीकी संघ जो है कि G20 में शामिल हुआ। तो अब ये G20 क्या हो गया, G21 हो गया। हेडक्वार्टर पूछा जाए अफ्रीकी संघ का तो अदिस अबाबा होगा, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए आपसे पूछा जाए कि गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ, तो गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वहाँ पर हुआ है गांधी वॉक का आयोजन। ये 35वां संस्करण था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद ये पहला आयोजन हुआ है। और इसमें क्या है कि 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, गांधी वॉक जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 35वां संस्करण, लेकिन कोविड-19 के बाद ये पहला आयोजन है, इसे भी याद रखिए। लंटा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए ब्रिक्स 2023 का आयोजन किसने किया, तो ब्रिक्स 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका ने किया है, इसे भी याद रखिए। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, इसे भी याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को अगर पूछा जाए, साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वेल्स कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। केप ऑफ गुड
केप ऑफ गुड होप जो आशा अंतरिक्ष द्वीप है, इसकी खोज किसने की थी? तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियास ने, जो एक पुर्तगाली था, इसने इसको खोजा था। और इसे ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के साउथ में स्थित है। और इसे ये आशा का अंतरिक्ष द्वीप कहा था किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने कहा था। इसकी खोज 1488 में किया था। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वाल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? देखिए, यूजीन डायमंड लीग जो है फाइनल में पोल वाल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस जो है, आपको इस नाम को याद रखना है, मोंटो डुप्लांटिस, जो कि अपना ही रिकॉर्ड 7 बार तोड़ चुके हैं। ये किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन जो है कि इससे संबंधित है। यूजीन डायमंड लीग 2023 होस्ट किसने किया था? आपसे पूछा जाए तो यूएसए ने किया था। उसमें 7 बार किसके? पोल बोल्ट में 7 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन? तो मोंटो डुप्लांटिस जो स्वीडन के हैं। इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यूजीन डायमंड लीग में जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड किसने जीता था? तो जैकब जो चेक गणराज्य के हैं। और सिल्वर रजत किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जो भारत के हैं उन्होंने रजत जीता था। और जैकब जो चेक गणराज्य के उन्होंने गोल्ड जीता था। किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में, यूजीन डायमंड लीग में। लेकिन अगर पूछे पोल वाल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये मोडो डुप्लांटिस जो है स्वीडन के, इन्होंने 7 बार रिकॉर्ड बना दिया। इतनी बातों को आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट इसकी राजधानी होती है। तो हंगरी में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसे भी याद रखिए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। इसमें रजत पदक, सिल्वर किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानंद जो चेन्नई के हैं, इन्होंने इसमें रजत पदक जीता था। इसे याद रखिए, एग्जाम में अवश्य पूछेगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। एच प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें। इसे भी याद रखिए, जो भारत के एच प्रणय हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। इसे भी याद रखिए। अब देखिए, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप एक मेल का हुआ था, एक फीमेल का। तो मेल वाला कहाँ हुआ था? ताशकंद में। और फीमेल वाला कहाँ हुआ था? भारत में। इसे भी याद रखिए। यदि आपसे पूछा जाए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेल वाला कहाँ हुआ था? तो ताशकंद। और फीमेल वाला भारत में हुआ था। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो देखिए, डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर एक निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का निर्माण किया, जिसका नाम विभव रखा है। तो आपको बताना है, एग्जाम में जब पूछेगा आपसे, एग्जाम में यही पूछेगा कि विभव क्या है। तो विभव आपको बताना है कि एक एंटी टैंक माइंस है जो 120 दिन बाद अपने आप इनएक्टिव हो जाएगी। और इसकी भंडारण क्षमता यदि पूछ लिया जाए तो 10 साल होगी। ठीक है, इसको निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप ने इसका निर्माण किया है। विभव क्या है? एंटी टैंक माइंस है। इसे याद रखिए, एग्जाम में बस आपको इतना याद रखना है। विभव क्या है? विभव एंटी टैंक माइंस है। इसका निर्माण किसने किया? तो डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप ने इसका निर्माण किया है। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जल दोस्त आपसे एग्जाम में पूछेगा जल दोस्त क्या है? तो जल दोस्त एक एयरबोट है। लॉन्च किसने किया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो है कि तालाब और झील से खरपतवार को साफ करेगा एयरबोट। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो है। ठीक है, आपसे पूछा जाए वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र है हैवी वेट टारपीडो, आपको याद रखनी है। प्रबल क्या है? आपसे पूछा जाए प्रबल क्या है? तो प्रबल एक लंबी दूरी का जो गन है, रिवॉल्वर है, वो 50 मीटर इसका रेंज है। इसकी निर्माण किसने किया? तो कानपुर ने इसका निर्माण किया है। इसे भी याद रखिए। प्रचंड क्या है? तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसको निर्माण किसने किया था? तो एचएएल कंपनी ने, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। आपसे पूछा जाए प्रचंड क्या है? तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे भी याद रखिए। अब पूछा जाए लीसा क्या है?
तो लीसा हमने आपको बताया था, लीसा से आप उड़ीसा याद कीजिए, लीसा उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो एआई आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है वो उसका नाम लीसा है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 हमारा है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की? तो देखिए, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल लॉन्च की है। तो ये कौन कौन से संस्था के माध्यम से या सहयोग से लॉन्च किए हैं? तो देखिए, इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है, इनकी सहायता से जो हमारे शिक्षा मंत्री, जिनको हम बोलते हैं कौशल विकास मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाए कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता से इस पहल को लॉन्च किया है। इसका टारगेट क्या रखा है? टारगेट रखा है कि 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल करना। तो देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? तो 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल करना किसका उद्देश्य है? तो स्किल ऑन व्हील पहल का उद्देश्य है कि 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल करना, इसका उद्देश्य है। आपसे पूछा था किसने लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्री या कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसकी सहायता से? तो इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से। आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना पूछा जाए तो ये यंग हिल्डन आयोग है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। एक्ट पूछ लिया जाए तो 1934 का एक्ट है, अब इसे याद रखिए, 1934 का एक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होती है। पूछा जाए किस आयोग के माध्यम से? तो यंग हिल्टन आयोग के माध्यम से आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का अगर पूछा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसे भी याद रखिए। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किसने किया? किस बैंक ने किया? तो एसबीआई ने किया। देखिए, परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए, सभी के लिए एक कार्ड होगा, इसलिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया एसबीआई ने, सभी के लिए एक कार्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक है, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। मास्टर कार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के नए चेयरमैन या चेयरपर्सन बन चुके हैं, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आईबी साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो देखिए, आई से इंडिया, बी से बैंक, तो आईबी पोर्टल, आईबी साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 8 है। हाल ही में 11वीं सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? आपसे पूछा जाए कि 11वीं सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। 11 सूत्रीय विकास का मतलब कि राज्य में 11 योजनाएं प्रारंभ होंगी, ठीक है। तो इसे याद रखिए कि ये पूछा जाए आपसे कि 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। ये 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम क्या है? तो मतलब राज्य में 11 योजनाएं जो राज्य को विकासशील पर ले जाएंगी। इसका उद्देश्य ये है कि 11 योजनाएं जो राज्य को विकसित करेंगी, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। विश्वकर्मा योजना यदि ये पूछा जाए तो 17 सितंबर को लॉन्च होती है। पारंपरिक शिल्पकारों और कामगारों या बुनकरों के लिए ये योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी बजट में, इसे भी याद रखिए, विश्वकर्मा योजना। इसके लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और इसमें 2 साल के लिए 5% पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, लाडली बहना आवास योजना किसने लॉन्च किया? तो एमपी ने लॉन्च किया है, इसे याद रखिए। आपसे पूछा जाए लाडली बहना आवास योजना किसने लॉन्च किया? तो किस राज्य ने? तो एमपी ने। अगला हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर घोषित किया गया, इसे भी याद रखिए। अब देखिए, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा सवाल है, प्रश्न नंबर 9 है। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, नुआखाई त्यौहार जो है कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, इसका आयोजन उड़ीसा में होता है। कब होता है? तो चावल की नई फसल जब उग जाती है तो उसी के खुशी में हम
नुआखाई जो कि मनाते हैं, इसे हम नवन्ना कहा जाता है। मतलब जब चावल की नई फसल उग जाती है तो उसे हम नवन्ना कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो जब नई फसल उग जाती है चावल की तो हम उसे नुआखाई, नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना मतलब चावल, ठीक है, इसे याद रखिए। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे यही पूछेगा कि नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। बस इतनी बात याद रख लीजिए, एग्जाम में यही पूछता है कि नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिए। आगे ललन टाप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में। चेरी ब्लॉजम शिलांग मेघालय में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में हर बार ये कहीं न कहीं से पूछा जाता है। अब एक त्यौहार है हार्नबिल, हार्नबिल फेस्टिवल जो है कि नागालैंड में मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, एग्जाम में पूछता है। आगे आते हैं, हमारा अगला और लास्ट सवाल है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? देखिए रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो झारखंड में। झारखंड के जो कुर्मी समुदाय है उसने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया। अब पूछा जाए कि रेल रोको आंदोलन क्यों किया? क्योंकि जो इन्होंने कहा कि मुझे एसटी में शामिल करने की मांग किया था, किसने? कुर्मी समुदाय ने, इसीलिए उन्होंने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है। तो आपसे पूछा जाए रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो रेल रोको प्रारंभ झारखंड में हुआ। रोको आंदोलन झारखंड में प्रारंभ हुआ। क्यों किया गया? क्योंकि जो कुर्मी समुदाय है उनकी मांग थी कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। आगे ललन टाप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट जो है कि पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 में उल्लेख है इसका हेड विजय सांपला है, इसे भी याद रखिए। अब पूछा जाए नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब जो है कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 के ए में है, इसे भी याद रखिए। अब ट्राइबल मिनिस्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो जनजाति मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री हैं, इसे भी याद रखिए। अब 104वां संविधान संशोधन जो है कि आंग्ल भारतीय आरक्षण इसको खत्म कर दिया गया, जो एंग्लो इंडियन का सीट है उसे खत्म कर दिया गया, और एसटी और एससी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा गया, इसे भी याद रखिए। तो महत्वपूर्ण सवाल है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो 338 में इसे उल्लेख है, इसका हेड अगर पूछा जाए तो विजय सांपला है। और नेशनल शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है उसका उल्लेख पूछा जाए तो 338 ए में है, इसे भी याद रखिए। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसमें आंग्ल इंडियन मतलब जो आंग्ल भारतीय आरक्षण इसको समाप्त कर दिया गया, और एसटी एससी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो 104वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो ये रही आपकी क्लास। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में लिख के बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।